Hello friends, all friends are welcome. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of application, our earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is associate membership, society's refusal, appeal under section 22 and any other solutions. टिपिकली अगर आप देखा जाए तो सोसाइटी में कई टाइप के मेंबरशिप होते हैं। प्राइमरी मेंबर है, जॉइंट मेंबर है, प्रोविजनल मेंबर है और एसोसिएट मेंबर है। कई जगह प्रश्न ऐसा आता है कि मैं फर्स्ट प्राइमरी मेंबर हूँ, तो मैं कितने एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर सकता हूँ? एक एक एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर सकता हूँ या 10 कर सकता हूँ? तो कई लोगों का आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है कि नहीं लिखा है तो 4 भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 4 नहीं, 40 भी कर सकते हैं। और एक मेंबर में आप 40 एसोसिएट मेंबर आप अपॉइंट करिए और फिर खिचड़ी कैसे होती है, प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होते हैं, वो सब चीजों के बारे में डिटेल्स कैसे संभालना है उस चीज को, लीगलिटीज क्या क्या है उसके अंदर, वगैरह वगैरह। आज के हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर मितेश पजारे, ही इज फ्रॉम पुणे। पजारे साहब हमारे पहले भी वीडियोस में आ चुके हैं। उन्होंने अपना 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 बहुत अच्छा अच्छा तजुर्बा दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने मैनेजिंग कमेटी को डिसमिस कराया, मैनेजिंग कमेटी ने एसजीएम नहीं लिया हुआ था तो उन्होंने कैसे अर्जी किया, कैसे डिसमिस कराया। अभी आज के मैटर में ऐसा है कि उन्होंने फ्लैट उनके फादर के नाम पे है, उन्होंने एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भरा हुआ है, सोसाइटी ने रिफ्यूज किया हुआ है, शायद वो अपील पे गए हैं सेक्शन 22 में। क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में वो आज हम लोगों को डिटेल में बताएंगे। सो वी विल इनवाइट नाउ मिस्टर मितेश पजारे who will brief many things about the associate membership, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आई सोसाइटी में और उन्होंने क्या क्या उपाय किया कानूनी ढंग से भी और प्यार से भी, कैसे उन्होंने बातचीत किया। तो वो सब चीजों के बारे में आइए सुनते हैं मिस्टर मितेश पजारे से। मिस्टर मितेश पजारे, यू आर वेलकम, प्लीज गो अहेड एंड टेक ओवर। थैंक यू सर। मिस्टर मितेश पजारे। पजारे सर, प्लीज गो अहेड। हेलो।
Yes, Okay, Fazare sir. can you hear me? Go. Yes, yes, I can hear you. Please go ahead. ओके, नमस्ते। मेरा नाम मितेश पजारे और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैंने इसके पहले दो एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियोस किए हैं। एक्चुअली अभी लाइट गई थी बारिश की वजह से, वापस अगर गई तो अंधेरा हो जाएगा, तो प्लीज बेयर विथ मी। आज मैं आप सबको मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ रिगार्डिंग एसोसिएट मेंबरशिप। मैंने एसोसिएट मेंबरशिप का एप्लीकेशन किया था सोसाइटी में, और उसका क्या हुआ। तो इसके पहले मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी लगता है कि क्या क्या हो सकता है। मेरा एसोसिएट मेंबरशिप का जो जर्नी है, एक तरह से वो 2019 में शुरू हुआ था। मैं बताता हूँ कैसे। 2019 में जब मैं जॉब पे था, तब मेरा नाइट शिफ्ट हुआ करता था। शाम को 7 बजे मैं जाता था, आते आते सुबह 4 बज जाते। तो एक दिन जब मैं घर आया, तब हमारे सोसाइटी के वॉचमैन ने गेट नहीं खोला। मैं बोला क्या हुआ भाई, आज क्या बात है। वो बोला सर, जब तक आप गेट के रजिस्टर में एंट्री नहीं करेंगे, गेट नहीं खुलेगा। मैंने पूछा भाई, कल ही तो तुमने गेट खोला था, आज क्या तुम्हारा बर्थडे है? वो बोला नहीं सर, वो सेक्रेटरी ने ऐसे ऑर्डर दिए हैं कि जब तक कोई भी गेट पे एंट्री नहीं करेगा, गेट नहीं खुलेगा। मैंने बोला भाई, मैं टेनेंट नहीं हूँ, भाड़े से नहीं रहता यहाँ पे, खुद का घर है, पिछले 20 साल से रहता हूँ। ठीक है। हाँ, तो गेट नहीं खोला उसने। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सेक्रेटरी को बुलाओ, मैं पूछता हूँ ऐसा कौन सा रातों रात ऐसा क्या चेंज हो गया कि भाई जो मेंबर है सोसाइटी के, उसके फैमिली वालों को गेट पे एंट्री करवा रहे हैं। तो सेक्रेटरी वॉचमैन बोला सेक्रेटरी साहब सो रहे हैं, और खुद भी जाके सो गया। तो मैंने जो हमारा गेट था सोसाइटी का, उसको ऐसा एक लात मारी, गेट खुल गया और मैं घर में जाके सो गया। दूसरे दिन सेक्रेटरी ने हमारे सोसाइटी में इतना हंगामा किया, देखो आपका लड़का कैसा है, दारू पी के आता है, गेट तोड़ता है। बहुत बकवास किया उसने, और हमको पेनल्टी लगाया, 5,000 रुपये पेनल्टी, यानी 1,000 1,000 रुपए के ऐसे सब मिला के टोटल 5,000 रुपये का पेनल्टी लगा दिया। मेरे फादर ने बोला कि क्यों झंझट चाहिए, भर दिए पैसे और सेटलमेंट कर दिया। अभी सेटलमेंट होने के बाद सब शांत हो गया। मैं बोला अभी सेक्रेटरी शांत हो जाए, शांत हो गया होगा, पर ऐसे नहीं हुआ। 2019 के एजीएम के मिनट्स में उसने ये सब बकवास लिख दिया। अभी जब एजीएम के मिनट्स में लिखा है, व्हाट्सएप पे नहीं, एजीएम के मिनट सब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमारे सोसाइटी में 84 मेंबर। एजीएम के मिनट्स में जब ये बात आई, तब हमने सोसाइटी को यानी सेक्रेटरी को डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया कि भाई प्लीज एक्सप्लेन, ऐसा क्यों लिखा है आपने। सीधी सी बात है, ये तो बदनामी करने के लिए लिखा है। तो हमने जो हमारे एडवोकेट से डिफेमेशन का नोटिस भेजा, उसको हमको एक 5,000 रुपये खर्चा आया होगा। तो ये डिफेमेशन का नोटिस का रिप्लाई देने के लिए सोसाइटी ने लीगल रिप्लाई चार्जेस करके 20,000 रुपीज लगाए। एक नोटिस का रिप्लाई 20,000 रुपये, और हमको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। तो ये हिस्ट्री जरूरी है जानना कि ऐसा सब हुआ। पिछले साल हमारे सोसाइटी के इलेक्शन हुए 2022 जनवरी में, और बराबर इलेक्शन के पहले इन लोगों ने हमारे खिलाफ 101 का जो रिकवरी का
ये होता है वो शुरू कर दिया 101 रिकवरी प्रोसीजर। उसका फायदा उनको क्या हुआ, हम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, डिफॉल्टर्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। अभी सेक्रेटरी का बस चलता तो वो वोटिंग भी नहीं करने देता, पर एमसीएस एक्ट जिसने बनाया है उसने सोचा होगा कि ऐसे होता है सोसाइटी में, इसलिए डिफॉल्टर्स हैव द राइट टू वोट। तो जब हमको डिफॉल्टर घोषित किया, 101 का रिकवरी एक्शन शुरू किया, इलेक्शन हो गए, उनकी तरफ के सब जीत के भी आ गए। तब मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को लिखा था कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। वो बोले कि आपको लड़ना पड़ेगा केस। तभी मुझे ज्यादा पता नहीं था कि ये कैसा लड़ा जाता है, एप्लीकेशन करने का फॉर्मेट कैसा होता है। तब मैंने थोड़ा हेल्प लिया था हेमंत सर से, तो मुझे थोड़ा जानकारी मिला कि भाई ऐसे ऐसे एप्लीकेशन करते हैं। तो वो जो 101 का केस था वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया, यानी द डेप्यूटी रजिस्ट्रार इनवैलिड कर दिया। दिस वाज इन अगस्त, यानी इलेक्शन जनवरी में हुआ, अगस्त में उस डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने इनवैलिड कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि सोसाइटी वाले और रजिस्ट्रार सब मिले हुए, अगर रजिस्ट्रार को 101 का रिकवरी केस इनवैलिड करना था, इलेक्शन के पहले भी कर देती। उसका फायदा क्या हुआ, हमको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया और उनकी तरफ के सब चुन के आ गए। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एसोसिएट मेंबरशिप का एप्लीकेशन किया। अभी एसोसिएट मेंबरशिप के एप्लीकेशन करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल मेंबर इज लाइक सीनियर सिटीजन है, या कोई मेडिकल कंडीशन है, या ये भी एक रीजन हो सकता है कि ओरिजिनल मेंबर को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज। आजकल आपने देखा होगा सब जगह पे इंग्लिश में चलता है काम सोसाइटीज में। भाई आप जब फ्लैट खरीदते हैं तब ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं होता कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर जो बंदा फ्लैट खरीदता है उसको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो होता क्या है, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो चुपचाप बैठते हैं और सोसाइटी में जो भी चलता है, यानी सदियों से जो चला आ रहा है वही चलता है। किसी को कुछ कहना होगा तो वो कह नहीं सकता, उसको समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है। सो वो एक रीजन हो सकता है। मेरा रीजन ये था कि पिछले 25 सालों से हमारी सोसाइटी में सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने एसोसिएट मेंबरशिप का एप्लीकेशन किया। और एक मजे की बात यह है कि जो हमारा सेक्रेटरी है जो सब ये कर रहा था, उसको हमने 2019 में डीबार किया 5 सालों के लिए। उसी का उसने खुन्नस खाया है और ये आज ऐसा हुआ है। तो एसोसिएट मेंबरशिप के एप्लीकेशन के बारे में मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन मैंने सबसे पहले सोसाइटी को किया था 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर 2022 को मैंने एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन कैसे किया था, इट इज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 154B सब सेक्शन 1 पैराग्राफ 18 सब पैराग्राफ ए, यानी अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है जिसमें एसोसिएट मेंबरशिप का प्रोविजन किया है, उसके हिसाब से, यानी फॉर्म में लिखा है कि भाई एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं होगा, वो फॉर्मेट में मैंने बराबर एप्लीकेशन किया 15 सितंबर 2022, यानी फादर के से साइन करके सोसाइटी को दे दिया।
अभी प्रोसीजर के हिसाब से विद इन 30 days तो सोसाइटी हैज टू रिप्लाई आइदर येस और नो. आई डोंट थिंक नो हो सकता है, पर विद इन 30 days दे हैव टू गिव अ रिप्लाई. मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ. 30 दिन हो गए, सोसाइटी से कोई रिप्लाई नहीं. और ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए. हम जो भी लेटर भेजते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी रिप्लाई नहीं करती है. उनके हिसाब से जो डिफॉल्टर है उसके लेटर का जवाब नहीं देना. यानी वो हमको एक लेटर दिखाते हैं, भाई ऐसे ऐसा लेटर है, उसमें क्लियरली लिखा है डिफॉल्टर जो है उसको एंटरटेन नहीं करना है. वो जो लेटर दिखाते हैं वो लेटर मराठी लैंग्वेज में है और उसमें क्लियरली लिखा है कि मेंटेनेंस जिसने नहीं भरा है, द वर्ड मेंटेनेंस, उनको आप शायद देने, उनके आप एंटरटेन नहीं करोगे. पर हम तो मेंटेनेंस रेगुलरली भरते हैं. हमने कौन से पैसे नहीं भरे? जो आपने लीगल रिप्लाई चार्जेस लगाए थे वो नहीं भरे. ये बहाना है उनका रिप्लाई नहीं देने का. सो 30 days के बाद जब रिप्लाई नहीं आया तो हमने सोसाइटी के अकाउंट में 100 रुपया द फीस फॉर एसोसिएट मेंबरशिप 100 रुपया जमा कर दिया चेक से. और सोसाइटी को लेटर लिखा कि भाई आपने हमको 30 दिन में जवाब नहीं दिया. हमने सोसाइटी के बैंक अकाउंट में जाके 100 रुपए का चेक भर दिया. चेक का जेरोक्स कॉपी, बैंक का जो रिसिप्ट का होता है उसका, वो सब जमा करके सोसाइटी को भेज दिया. फिर भी सोसाइटी से जवाब नहीं आता है. इतना उनका ये है, खुद को पता नहीं क्या समझते. तो 100 रुपए हमने भर दिए. तो फिर सोसाइटी ने क्या चाल चली. 15 सितंबर को मैंने जब एप्लीकेशन किया तो सोसाइटी ने 11 दिसंबर 2022 11 दिसंबर को एजीएम बुलाई. एजीएम नॉर्मली एक तो सितंबर में होती है और अभी बिकॉज ऑफ सम रीजन उन्होंने एक्सटेंड किया था. यू कैन टेक इट टिल 31 दिसंबर. तो 31 दिसंबर को भी ले सकते थे, पर उन्होंने 11 दिसंबर को एजीएम लेने का नोटिस लगाया नोटिस बोर्ड पर. और नोटिस लगाने के बाद 3 दिसंबर को हमको सोसाइटी से लेटर आता है. उसमें क्लियरली ऐसा लिखा होता है कि एप्लीकेशन फॉर को मेंबरशिप, यानी हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर को मेंबरशिप is to be kept for the consideration and decision of the general body meeting to be held on 11th December. अभी एप्लीकेशन मैंने किया था एसोसिएट मेंबरशिप के लिए. सोसाइटी ने लेटर भेजा को मेंबरशिप लिख के. शायद उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में थोड़ी डिफिकल्टी होगी. तो मेरी समझ में आ गया कि भाई कुछ तो गोलमाल है. मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को लेटर लिखा और उनको बताया कि हमने एसोसिएट मेंबरशिप का एप्लीकेशन किया था, सोसाइटी वाले जानबूझ के को मेंबरशिप लिख रहे हैं और एजीएम में वो रखने वाले हैं. रजिस्ट्रार मैडम बोली 11 तारीख को आपका एजीएम होने वाला है, इतने जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता, पर मैं लेटर भेज के पूछती हूँ. हालांकि मैडम ने पूछा पर तब तक एजीएम हो गई थी. अभी एजीएम हमारे सोसाइटी में ही होती है और लकीली जहाँ हुई एजीएम, यानी मैंने मेरे फादर को बोला था आप ज्वाइन मत करो क्योंकि एजीएम में ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं. और उन्होंने जो लेटर दिया है उसमें गलत जानकारी लिखी है. और आप अगर, यानी मेरे फादर अगर कुछ भी बोलेंगे फिर भी उनको मिनट्स में जो लिखना है वही लिखेंगे. एटलीस्ट अभी वी हैव समथिंग कि उन्होंने गलत जानकारी दी है. एजीएम 11 तारीख को हो गई और मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा था एजीएम में क्या हो रहा है. हालांकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मुझे समझ गया था उसी दिन
कि क्या हुआ है। तो 11 तारीख को एजीएम हो गई और मैं सोच रहा था कि विद इन 15 डेज आफ्टर द एजीएम ड्राफ्ट मिनट्स हमको मिल जाएंगे, यानी ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मैं सोच रहा था भाई एजीएम होने के 15 दिन में अगर ड्राफ्ट मिनट्स मिलेंगे तभी उसकी कुछ वैल्यू है, क्योंकि आप उसके बाद में देंगे 45 डेज के बाद या उसके बाद, तो किसको याद रहेगा भाई एजीएम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कोई ऐसा यानी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द ड्राफ्ट मिनट्स, पर ड्राफ्ट मिनट्स नहीं आए, एजीएम होने के 15 डेज के बाद नहीं आए। तो 1 जनवरी 2023 यानी साल की शुरुआत का पहला दिन, उस दिन को सोसाइटी से हमको लेटर आया। उस लेटर में क्लियरली लिखा था कि द एप्लीकेशन, यानी हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर co-membership was not approved by the AGM held on 11 December for the reasons incorporated in the minutes of the meeting which shall be provided in subsequent days। यानी आपको बताता हूँ मैं क्या हुआ। 11 दिसंबर को एजीएम हुआ, 1 जनवरी को हमको लेटर मिला जिसमें क्लियरली लिखा है हमारे को मेंबरशिप का एप्लीकेशन एजीएम ने रिजेक्ट किया है। एप्लीकेशन मैंने कौन सा किया था? एसोसिएट मेंबरशिप का। सोसाइटी ने लेटर क्या दिया है? को मेंबरशिप का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है। और रीजन क्या लिखा है? रीजन incorporated in the minutes of the meetings which shall be provided in subsequent days। मिनट्स भी नहीं दिए और सिर्फ एक लेटर दिया, उसमें लिखा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, रीजन भी नहीं दिया। ये उनका मेंटालिटी है। अर्जी लगाई एसोसिएट मेंबरशिप की, लेटर में को मेंबरशिप लिखा है और क्यों रिजेक्ट किया ये रीजन अभी तक दिया नहीं, सब्सिक्वेंट डेज में देंगे। तभी मुझे पता चला कि भाई सब गोलमाल है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी मैंने सोचा कि भाई क्या करते हैं इस सिचुएशन में, जब एसोसिएट मेंबरशिप का यानी अर्जी को रिजेक्ट किया जाता है तो क्या करना पड़ता है। तो हमारे सोसाइटी में एक जोशी सर है, वो तो पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, और वो खुद ही लड़ते हैं। उन्होंने अब तक सोसाइटी के खिलाफ 13 केसेस किए हैं विदाउट लॉयर्स, जीत गए। तो फिर मैं उनके पास गया थोड़ा गाइडेंस के लिए कि भाई क्या करना पड़ता है। उन्होंने बोला कि आप थोड़ा एमसीएस का जो एक्ट है वो पढ़ो, उसमें दिया है एसोसिएट मेंबरशिप कैंसिल की तो उसको कैसे चैलेंज करते हैं। और पिछली बार जब 101 का मैंने लड़ा था केस, तब हेमंत जी ने मुझे हेल्प किया था, तो वो थोड़ा मैं लॉजिक लगाया और फिर मैंने एक अर्जी बनाई। मैंने ये भी सोचा कि भाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, सब सीधे साधे लोग रहते हैं, अगर कमेटी मेंबर ऐसी बदमाशी करते हैं तो ये बेचारे लोग जो आधी सैलरी ईएमआई में जाती है, बाकी मेंटेनेंस में जाती है, आधी क्या लॉयर के पीछे पैसे गलाएंगे, कुछ तो होगा। मैं बोला कि अपनी थोड़ा दिमाग लगा के मैं थोड़ा एप्लीकेशन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और मुझे ऐसा याद नहीं कि भाई किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुआ है। तो मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया और अर्जी बनाई। उसमें लिखा एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ द एमसीएस एक्ट। अभी मुझे ठीक से पता नहीं कि एप्लीकेशन 22 का कोई सबसेक्शन लिखना है, 22 एंड 23 लिखना है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। फिर भी मैंने 22 एंड 23 दोनों लिखा। एप्लीकेंट में मेरे फादर का नाम वर्सेस रिस्पोंडेंट में सोसाइटी का नाम, ऐसा लिखा।
और फर्स्ट पॉइंट में मैंने डाला द एप्लीकेंट एज 75 ईयर। एज लिखना जरूरी है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को पता चलना चाहिए कि भाई सीनियर सिटीजन है, उनके साथ ये सब हो रहा है। द एप्लीकेंट age 75 years is the original member of the respondent society and had duly submitted the application as defined under section 154B subsection 1 para 18 subpara A for associate membership to the respondent on 15th September। पहला पॉइंट ये लिखा। दूसरे पॉइंट में लिखा the respondent failed to provide any reply to the applicant within 30 days from when the application was made। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा considering this delay made by the respondent, the applicant made a payment of ₹100 towards associate membership on 28th अक्टूबर। चेक का नाम लिखा है, सोसाइटी का अकाउंट नंबर लिखा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा ऑन 3rd December the applicant received a letter from the society which wrongly mentioned about the membership, यानी एसोसिएट मेंबरशिप का एप्लीकेशन किया है और सोसाइटी ने को मेंबरशिप लिखा है। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखा अगेन ऑन 1st Jan द एप्लीकेंट रिसीव्ड अनदर लेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट क्लियरली स्टेटिंग दैट आवर एप्लीकेशन फॉर को मेंबरशिप वाज नॉट अप्रूव्ड इन द एजीएम। उसके बाद लिखा यानी जब से मैंने एप्लीकेशन किया है 15 सितंबर से लेके जब एप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन मैंने किया था फरवरी में 20 फरवरी, यानी 4 महीने हो गए। 4 महीने होने के बाद पहली बार सोसाइटी ने 7th फरवरी को हमको एक लेटर भेजा। 7th फरवरी को उन्होंने लिखा कि भाई your reply to your application for associate membership, the word co-member was erroneously written in place of associate membership। यानी अभी रेक्टिफिकेशन करने के लिए जब मैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22-23 कर रहा था तभी उन्होंने एक लेटर भेजा कि उन्होंने गलती से को मेंबर लिखा है एसोसिएट मेंबर की जगह पे, पर बाकी सब उसका सेम रहेगा। ये पॉइंट लिखा है। उसके बाद लिखा है कि मे इट बी नोटेड एज ऑफ 20th February द रिस्पोंडेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द एप्लीकेंट द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द एजीएम। यानी दिसंबर में एजीएम हुई, उसके ड्राफ्ट मिनट्स हमको फरवरी तक नहीं मिले, 20 फरवरी तक। ये पॉइंट मैंने डाला है मेरे एप्लीकेशन में क्योंकि मुझे ये जरूरी लगता है। हमारी सोसाइटी ड्राफ्ट मिनट्स कभी देती ही नहीं है, वो 3 महीने के बाद फाइनल मिनट्स देती है। किसी को पता नहीं चलता कि बाबा ड्राफ्ट मिनट्स होते हैं, उसको हम अमेंड कर सकते हैं। वो सिर्फ फाइनल मिनट्स देते हैं, उसमें किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है मे इट बी नोटेड दैट एज ऑफ 20 February 2023 द रिस्पोंडेंट हैज फेल्ड टू रिफंड ₹100 पेड बाय द एप्लीकेंट टुवर्ड्स द एसोसिएट मेंबरशिप। यानी हमने जो ₹100 भरे थे एसोसिएट मेंबरशिप के लिए वो भी उन्होंने रिफंड नहीं किए। अगर उनको एसोसिएट मेंबरशिप नहीं देनी है, पैसे क्यों रखे भाई? पैसे रखे यानी यू हैव एक्सेप्टेड। ये भी पॉइंट मैंने डाला है। और फिर प्रेयर में मैंने लिखा है कि एसोसिएट मेंबरशिप में भी ग्रांटेड
and for other and further relief as the authority may deem fit and proper in the fact and circumstances of the case may demand. यानी एसोसिएट मेंबरशिप हमें दे दीजिए और आपको जैसा लगता है वैसे उन पे कार्रवाई कीजिए. सो दिस इज माय एप्लीकेशन. ये मैंने एप्लीकेशन किया है. फिर उसके बाद एक इंडेक्स पेज लगाया है. एज पर प्रोसीजर इंडेक्स लगाना जरूरी होता है. हर एक पेज को नंबर दिया है. एप्लीकेशन का जेरोक्स है और जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ है वो सब मैंने लगा के मेरा एप्लीकेशन किया है अंडर सेक्शन 22. अभी मुझे पता है कि एजीएम में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है. सो देर आर चांसेस दैट रजिस्ट्रार में नॉट एंटरटेन और शी कैन रेफर मी टू कोऑपरेटिव कोर्ट. पर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं जब रजिस्ट्रार के पास गया और उनको कहा कि इन्होंने एजीएम में रेजोल्यूशन पास किया है, रजिस्ट्रार ने मुझसे कहा आप फिर भी अर्जी लगाइए अंडर सेक्शन 22-23. मैं देखती हूँ आगे क्या कर सकते हैं. बिकॉज सोसाइटी ने अभी तक एजीएम के मिनट्स रजिस्ट्रार को नहीं दिए. सो शी सेड कि गिविंग मेंबरशिप इज इन माय जुरिसडिक्शन, सो आई विल सी व्हाट कैन बी डन. तो हमारा जो हियरिंग है दैट इज ऑन 18th ऑफ दिस मंथ. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस. अगर कोई इनपुट है तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी. तो दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा अपने हिसाब से इन माय वर्ड्स आई हैव मेड दिस एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन डिड नॉट गेट रिजेक्टेड बिकॉज इस एप्लीकेशन के बेसिस पे सोसाइटी डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने सोसाइटी को लेटर भेजा है एंड हियरिंग रखा है. दैट मीन्स मैंने जो एप्लीकेशन किया था वो गलत नहीं है और हियरिंग इज ऑन दी 18th ऑफ अप्रैल. सो लेट्स सी क्या होता है. मुझे तो लगता है सोसाइटी वाले तो आएंगे नहीं, पोस्टपोन करेंगे. उनको पता है रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकती है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. सो इन शॉर्ट दैट इज माय एक्सपीरियंस अबाउट एसोसिएट मेंबरशिप. Once the final decision comes, after that I will share the rest. So thank you Hemant sir for giving me this opportunity. थैंक यू मितेश जी. एंड यू आर श्योर टू गेट सक्सेस. आपको सक्सेस पक्का मिलेगा. इतना मेहनत कर रहे हो और मेरिट बेस पे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा सक्सेस. आपके अर्जी के बारे में अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत और बताइए. आपने कोर्ट फी कितना का लगाया, फिर आपने अर्जी दिया तो एक्नॉलेजमेंट लिया, कितने दिनों में नोटिस आई आपको हियरिंग की, सोसाइटी को नोटिस मिली तो उनका क्या रिएक्शन रहा, आप आगे क्या करने वाले हो, थोड़ा बहुत बताइए अपने दोस्तों को. ओके. वेल एप्लीकेशन जो मैंने किया है उसमें कोर्ट फी ऐसा तो कुछ नहीं लगाया मैंने बिकॉज मुझे पता नहीं था ऐसा लगाना होता है क्या. बट हाँ कोर्ट फी ऐसा कुछ नहीं लगाया. मैंने एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ने सोसाइटी को एक लेटर भेजा है एंड शी हैज टोल्ड द सोसाइटी टू, यानी दोनों पक्षों को तो अपनी बात कहने के लिए कहा है. सो कोर्ट फी की बात करें तो ऐसा तो मैंने कुछ लगाया नहीं है. ओके. वो प्रॉब्लम हो सकता है क्या? हाँ, नॉर्मली अगर हमारे यहाँ आपने की लाइट जैसे चली गई. कोई बात नहीं है मितेश जी, ठीक है. कोर्ट फी लगाना जरूरी है. अगर आपने सेक्शन 22 में अर्जी किया हुआ जैसे आपने बताया तो 100 रुपए का कोर्ट फी लगाना जरूरी है. पर आपके केस में शायद रजिस्ट्रार ने एडजस्ट कर लिया हुआ है
नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा कि मेरा एप्लीकेशन में कोड ओके, फी मैं लगा, पूछता हूँ। हाँ, कोड फी नहीं लगाया हुआ जरूरी है या नहीं है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। 100 रुपए का कोड फी साथ में लेकर जाइएगा। आपको क्या उम्मीद है सोसाइटी से, और आपको क्या उम्मीद है रजिस्ट्रार से, उसके बारे में थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए। सोसाइटी से तो मुझे वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पता है उन्होंने जानबूझ के मुझे परेशान करने, हरास करने के लिए ऐसे किया है। और ओके। उनको ये भी पता होगा कि registrar does not entertain such applications. We have to eventually go to the cooperative court. ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने का उनका तरीका हो सकता है। पर फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली कोऑपरेटिव कोर्ट जाऊं और दे से दैट यू कुड हैव गॉन टू द रजिस्ट्रार। दैट्स व्हाई आई ट्राइड माय लक। सो लेट्स सी। और हाँ, अगर कोऑपरेटिव कोर्ट में भी गए, इफ द सोसाइटी वांट्स मी टू गो देयर, तो उसको भी टाइम कंज्यूमिंग ही होने वाला है ये सब। और उसमें तो आई थिंक आई हैव टू, आई मीन मैं खुद नहीं जा सकता हूँ, ऐसा है। नितेश जी, आप कोऑपरेटिव कोर्ट में खुद जा सकते हैं, इतना बड़ा हिम्मत किया आपने। पहले भी आपने हिम्मत किया, अभी भी किया हुआ है। आपने आपकी हिम्मत की जो स्टोरी बताई है, तो लोगों को भी समझ में आता है कि वो भी कर सकते हैं आपके जैसे हिम्मत। तो आपने जब पहले कमिटी को डिसमिस कराने का चक्कर चलाया, इतना फाइट किया हुआ है, तो कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना और खुद की बात रखना वहां पे डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई टेक्निकल काम भी नहीं है। और जब आदमी इंडिविजुअल खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वहां पे, तो कोर्ट भी सिंपैथेटिकली उसका सुनती है और उस चीज को समझ के आपको हेल्प भी करती है। ऑफ कोर्स, अभी सोसाइटी ने आपके साथ जो किया वो एक डेफिशिएंसी भी है। जानबूझ के अगर आपको परेशान किया तो नेग्लिजेंस भी है, हैरासमेंट भी है। तो आप उसके सोसाइटी के विरुद्ध में एडिशनली, मतलब रजिस्ट्रार के पास में जो गए हो तो गए हो, अब साथ में एडिशनली आप कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जा सकते हो। कोऑपरेटिव कोर्ट में आपको हर्जाना या जो तकलीफें हुई आपको, उसका मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में आपको मिल सकता है। कंज्यूमर कोर्ट में आप रजिस्ट्रार के पास जो केस चल रहा है उसके रहते रहते आप कंज्यूमर कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हो सेम मैटर के लिए। उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। एनीवे, यू आर डूइंग a great job, and I think your friends over here have got motivated by you. So now we will take up our question and answer sessions. Questions only relating to today's topic, that is associate membership, will be taken up. Please do not ask any non-topic related questions. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. आपके स्क्रीन पे देखिए एक ऐसे पंजे का सिंबल है, उसको आप क्लिक करिए and we will take up questions in sequence. Only one question per person. We are not taking multiple questions. और जब आपको प्रश्न पूछना है तो इट इज कंपल्सरी दैट यू स्विच ऑन योर वीडियो। अगर आपका वीडियो स्विच ऑन नहीं है तो वी आर नॉट टेकिंग योर क्वेश्चंस। दिस वेबिनार डज नॉट प्रोवाइड any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Other questions will be ignored. Today's webinar is based on knowledge and experience sharing, and it is based on take it or leave it basis.
without any liability, without any type of liability or responsibility whatsoever and whatsoever. Friends may ask questions to our speaker. स्पीकर साहब के वहां पे शायद हेलो। बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है. सो we will invite questions, then only please come in. Till then, please keep your microphones on mute. Otherwise, I will be forced to remove anybody who is interrupting in between. So we will start our question and answer session now. Our first question is by Mr. Anant Mangaonkar. Mr. Anant Mangaonkar. Hello. Yes, Hello. please switch on your video and then ask your question. 1 second, sir. हेलो. Yes, मैं please go देख. ahead. हाँ. सर, को मेंबरशिप और एसोसिएट मेंबरशिप उसमें एक तो डिफरेंस क्या है, और सेकेंड थिंग, एसोसिएट मेंबर जो होता है, अगर मैं मेरे वाइफ को एसोसिएट मेंबर बनाता हूँ तो वो कुछ लोन के लिए अप्लाई कर सकती है क्या? मतलब लोन इज नॉट अ लोन, ऑफिस में से वो कुछ मतलब उसका पीएफ निकाल सकती है क्या उसके ऊपर से? वो राइट रहते हैं उन्हें? सो बिकॉज वी आर कोई लुकिंग भी फॉर एक प्रश्न पूछिए. आपने मल्टीपल प्रश्न पूछ लिए हैं. आप कोई भी एक प्रश्न पूछिए, जो भी आपकी इच्छा हो. ओके, ठीक है. एसोसिएट मेंबर कैन गेट द एनओसी फॉर द रिपेयरिंग इंक्लूडिंग हिज नेम. Okay. Associate member is always going to represent the primary member. और प्राइमरी मेंबर का जो हक है उसने अपने एसोसिएट मेंबर को दे दिया हुआ है, हाँ. लेकिन सिर्फ सोसाइटी के कार्यभार को लेके. तो सोसाइटी अच्छा. के कार्यभार में अगर उसके फ्लैट में लीकेज है हाँ. और एसोसिएट मेंबर अगर वो फैमिली का मेंबर है, हाँ. तो वो अर्जी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइमरी मेंबर टू द सोसाइटी. अच्छा, अच्छा. तो एनओसी लेते टाइम वो स्पाउस का नाम, वो एनओसी क्लियर, मतलब वो लेटर, एनओसी का लेटर में स्पाउस का या एसोसिएट मेंबर का नाम इंक्लूड करके देंगे या नहीं? आप दे सकते हैं. दे सकते हैं ना, इफ शी इज यस. एसोसिएट मेंबर. यस. ओके, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच. या, थैंक यू सो मच. Next question is by Mr. Ashwin Karni. Mr. Ashwin Karni. Okay. Next question is by Latifa Sheikh. Latifa Sheikh. हेलो सर। Please switch on your video. Latifa Sheikh. सर मैं हेलो। हेलो। हेलो Please switch on your video. सर, एम आई ऑडिबल? Please switch on your video. सर, Latifa आई Sheikh. राइट नाउ आई एम ट्रेवलिंग इन We will not take राइट नाउ any आई एम इन लोकल questions. ट्रेन इन लेडीज कंपार्टमेंट. I'm sorry, madam. We हेलो। will not be able to take up your हेलो। question. हेलो। Okay. Next question is by Francis Menezes. Next question is by Francis Menezes. Francis Menezes.
Okay, next question is by Subhash, Mr. Subhash Kelkari. Ah, yeah, sir. I made my elder son as associate member accepted. Next month, our society is conducting managing committee elections. Can my associate member can I contest for managing committee? Yes, sir. You can, if you are the primary member, your Yes, son can contest the society election. You uh, may give what is called as form number 10A during uh, the election time to the mm, returning officer, mm. and he will be able to contest the election. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. Next question is by Latifa Sheikh. Latifa Sheikh. हाँ हेलो एम आई ऑडिबल सर Yes, please. हेलो सर क्या मेरी Yes, आवाज आ रही है आपको हाँ जी सर मैं मैडम बोलिए. एक्चुअली मेरी सिस्टर प्राइमरी मेरी सिस्टर के नाम पे घर है हाँ जी मेरी सिस्टर के नाम पर घर है राइट एक्चुअली रूल के हिसाब से सिस्टर सिस्टर को लोन नहीं मिल सकता ना तो इस वक्त घर मुझे मेरी बहन के नाम से ही करना पड़ा था तो अभी कमेटी में क्या होता है कि मैं मीटिंग्स वगैरह नहीं अटेंड कर पाती हूँ या मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ वहां पर तो किसी ने मुझे बताया कि आप एसोसिएट मेंबर बन जाइए तो आपको वो आप एज अ केयर टेकर बन जाते हो तो आपको सारे राइट्स मिलते हैं हेलो हेलो Yes, madam. Go ahead. हाँ तो और दूसरा सर उन्होंने मुझे मेरी छोटी बहन ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी भी दी हुई है और उसने कमिटी को एक लेटर भी दिया था कि मैं नहीं आ सकती वो रहती भी नहीं है सर यहाँ पर वो पानीपत में शादी करके सेटल्ड है एक्चुअली घर लेने के बाद इमीडिएटली उसकी शादी हो गई थी तो वो तो पानीपत ही रहती वो आती जाती नहीं है इतना तो इस वजह से सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है तो थोड़ा गाइड कीजिए ना क्योंकि मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे उससे मुझे थोड़ा काफी नॉलेज मिला है तो थोड़ा और गाइड कर देते तो अच्छा रहता मुझे कि कौन सा फॉर्म वगैरह भरना है एसोसिएट मेंबरशिप के लिए आप फॉर्म नंबर 7 भर दीजिए एसोसिएट मेंबर के लिए और वहाँ उस बेसिस पे आप अच्छा सोसाइटी के एसोसिएट मेंबर बन जाएंगे और फिर जो जो खाली मेंबरशिप राइट है वो सारा एक्सरसाइज कर पाएंगे आप. उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप. अच्छा ओके Okay, next question is by Joseph ओके ओके Fernandez. Yeah, good evening, sir. I just want to ask, can an associate member sign a development agreement when the primary member फ्रेंड्स on है whose name the flat is there is, I mean, unwell, like medical, it's on a medical grounds, unwell and cannot go to the register office for signing the development agreement due to on medical grounds. Can an associate member sign? Associate member may sign on behalf of the primary member, provided the primary member has given authority for that specific purposes. Okay, Associate member is only for exercising the membership right of the primary member. okay. So, So if the primary member says ठीक है मेरे behalf में आप रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट भी साइन करो, वैसा वाला अगर वो उसको अथॉरिटी दे देता है तो वो आप साइन कर सकता है फिर. so any document, simple or some, yeah, so some But you advocate has can to. Uh, talk to your lawyer to prepare you proper power of attorney document for the purposes. And as far as associate member is concerned, he can only manage routine membership activities, nothing else. Okay, so the associate member can sign the development agreement. Sorry? So the associate member can sign. There's a provision that he can sign. Yes. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Next question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat Rathod, please switch on your audio. Associate member
एंड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, इन दोनों में क्या फर्क है? और associate member and power of attorney holder. Associate member is under MCS Act. Hello. Associate member जो है, can you hear me? Hello. Hello. Okay, associate member is under MCS Act and the power of attorney is given for under Power of Attorney Act. So both are having individual functions separate from each other. They are not to be confused, and power of attorney holder cannot participate in the society membership affairs, but an associate member can participate in all membership activities of the society. मीटिंग मीटिंग अटेंड कर सकता है. Sir, your voice is getting cracked. Please come with a better connection, then we will talk. Next question is by Francis Benizis. Mr. Francis Benizis. Video problems, sir. Video. Video setting is problem. Some technical error is there. Hello. Hello. Mr. Francis Benizis, please go ahead. This letter received by this, when we give letter to the society, it's a 30 days period or 90 days. Sir, we can't hear you, 90 sir. days. Not possible to hear you. Letter received by the society, 30 days period or 90 days. I'm sorry, I'm not Society able should to. reply. I'm not able to hear you clearly. Your voice is breaking. Anybody else have any questions? So we will conclude today's webinar. I wish to thank activist Mitesh Pazare for his experience which he has shared for our webinar today. We will conclude our webinar today with the permission of all our friends. We will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and Sir, experience just one sharing question. webinar. Wishing you all friends Sorry, sir. a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye bye till the next webinar.